ये डाका नेक्स्ट लेक्चर, इसमें देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले होता क्या है, CPU टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ओके, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है काउंटिंग मेथड एंड अनदर इज टेबुलर मेथड। काउंटिंग मेथड, टेबुलर मेथड और काउंटिंग मेथड लगभग सिमिलर ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। काउंटिंग समझ गए तो टेबुलर भी समझ जाओगे 1-2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो काउंटिंग में क्या है, हेयर वी यूज़ वेरिएबल कॉल काउंट। हम काउंट का वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसे इंक्रीमेंट करते जाते हैं जैसे जैसे हम फर्दर स्टेप्स इन द एल्गोरिदम मूव करते हैं। ठीक है, वी आइडेंटिफाई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन एल्गोरिदम। आफ्टर ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है सम ऑफ ए एंड एन, मतलब एक अपने को अरे दिया है, अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम निकालना है। ठीक है, एन इज़ द साइज ऑफ अरे, नाउ ए इज़ अरे ऑफ साइज एन। ठीक है, नाउ एस इज इक्वल टू 0, ये एक पहला एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हुआ। देन फॉर आई इज इक्वल टू 0 to n, ये हुआ दूसरा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई, ये हुआ तीसरा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। चौथा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है राइट एस। नाउ एस इज इक्वल टू 0 पहला है तो उसके लिए 1, वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम। लेकिन जब ये हम फॉर लूप में घुसे तो n टाइम्स फॉर लूप रन होगा और एक फॉल्स कंडीशन के लिए भी रन होगा। देखो, फॉर लूप को टर्मिनेट करने के लिए भी तो हमें उसे एक बार रन करना पड़ेगा। मतलब हमने आई इज़ लेस देन n तक हम रन करवा रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन रन वो आई इक्वल टू n तक होगा। जब वो इक्वल टू होगा तब फॉर लूप ब्रेक होगा, हम उसके बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए n+1 टाइम्स रन हो रही है फॉर लूप। ठीक है, n+1 टाइम्स। लेकिन अंदर वाले जो स्टेटमेंट है वो ब्रेकिंग कंडीशन को में नहीं जा रहे ना, तो इसलिए अंदर वाले स्टेटमेंट सिर्फ n बार ही रन होंगे। जो फॉर लूप है वो n+1 बार रन होगा, क्योंकि हमें फॉर लूप से बाहर निकलना है, उसके लिए भी एक बार हमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फॉर लूप से बाहर आकर ही हम राइट एस कर रहे हैं तो उसमें भी +1 होगा। ठीक है, तो टोटल काउंट क्या हो गया, 1 प्लस फॉर के लिए n+1, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई के लिए n, और राइट एस के लिए 1, तो 2n+3। वेरी बेसिक एग्जांपल। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तो सेम ही पेज है। हम एक जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए निकाला था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए देख लेते हैं एक बार। तो इसमें भी एक फॉर लूप चलेगा m तक, उसके बाद दूसरा फॉर लूप चलेगा n तक। तो पहले वाला m तक रन करेगा और ब्रेकिंग कंडीशन के लिए +1 ऐड कर देंगे। दूसरा वाला n तक चलेगा, ब्रेकिंग कंडीशन के लिए +1 ऐड कर देंगे। लेकिन जो दूसरा वाला है वो पहले वाले के अंदर है, नेस्टेड है, तो उसमें हम m से उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, m इंटू n+1 वाला सीन होगा। उसके बाद जो c वाला, c ऑफ आई जे इज इक्वल टू a ऑफ आई जे प्लस b ऑफ आई जे वाला स्टेटमेंट है, इसमें क्या होगा, ये m इंटू n बार रन करेगा, m उसके लिए ऊपर वाले के लिए, n नीचे वाले के लिए, एंड राइट ऑफ c ऑफ आई भी सेम m इंटू n। ओके, तो बस वही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू m+1 प्लस n+1 इंटू m प्लस m इंटू n प्लस mn। इस पूरे को ऐड कर दिया, 3mn प्लस m+1। ठीक है, इसके बाद आता है मैट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। आई को 0 से m तक चलाए, j को 0 से n तक चलाए, सेम चीज़ करनी है। अब देखो, एग्जामिनर का मन हुआ ना तो वो एल्गोरिदम लिखने को भी देगा, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी होगी, तीनों काम करने होंगे। ठीक है, तो पहला फॉर लूप के लिए m+1, दूसरे फॉर लूप के लिए m इंटू n+1, तीसरे के लिए m इंटू n, c ऑफ आई जे इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, और चौथे के लिए क्या हो जाएगा, अब वो हम इस वाले चौथा एक और फॉर लूप है। ठीक है, तो m इंटू n प्लस ये वाला फॉर लूप, मतलब m+1, m इंटू n इंटू m+1। एंड उसके बाद हम इस लूप के बाहर आएंगे तो m+1 तो हट गया और ये हो गया m² इंटू n। ठीक है, क्योंकि m n और ये mn, ओके, ये क्योंकि ये सिर्फ पहले वाले 2 फॉर लूप्स के अंदर है। ठीक है ना, तीसरे फॉर लूप से बाहर आ गया
तो पहले फॉर लूप का एम, दूसरे का एन, तो इंटू एम एन, ठीक है, दैट इज़ इट। और ये जो सी ऑफ आई जे वाला है इसके लिए एम स्क्वायर एन बार रन कर रहा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फॉर लूप के अंदर है। तो पहले फॉर लूप का एम, दूसरे फॉर लूप का एन, तीसरे फॉर लूप का एम, तो 2 एम और 1 एम, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर, ओके। एंड इसी को फिर सिंप्लीफाई कर दिया है। नो हम अब लॉग की तरफ मूव कर रहे हैं। लॉग वाला डायरेक्टली समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेकर यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो जैसे फॉर आई इक्वल टू 1 से हम n तक जा रहे हैं, इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है और 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये आई स्क्वायर से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो मान लेते हैं ये बेसिक एग्जांपल है, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि n इक्वल टू 8 है। तो ये किस तरह से काम करेगा ये देखो। सबसे पहले तो ना एक पहली बार रन करेगा तो 1 होगा, दूसरी बार रन करेगा तो 2 होगा, तीसरी बार रन करेगा तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो 4 होगा, चौथी बार रन करेगा तब जाके ये 8 होगा, ठीक है। तो 8 को तब जब चौथी बार रन करेगा तब जाके 8 होगा और उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली 4 बार रन हुआ, 5वीं बार भी रन होगा क्योंकि ये इक्वल टू 8 है। तो 5वीं बार जब रन करेगा तो कितना होगा, 8 स्क्वायर 64। जैसे ही 64 होगा ये लूप से बाहर निकलेगा तो +1 और करना पड़ेगा, ठीक है। 4 + 1 5। अब हमें इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, n के फॉर्म में लिखना है। बेसिकली n क्या था, 8, ठीक है। 8 के फॉर्म में हम इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 + 1 को। 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं और 3 को हम log 8 लिख सकते हैं, log 8 बेस 2 करके। तो ये हो गया log 8 बेस 2 +1 +1 मतलब log n, क्योंकि 8 है ना, 8 = n। हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया था फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो इसलिए 8 को हमने n लिखा था। तो ये ऐसा हो जाएगा log n बेस 2 +1 एंड ब्रेकिंग कंडीशन के लिए एक और +1 ऐड किया, ठीक है। नो नेक्स्ट, ये भी एक बेसिक ही एग्जांपल है, इसको देखो। i = n, जब तक ये 1 से बड़ा है या इक्वल है तब तक n/2 होगा, ठीक है, i/2 होगा, सॉरी, i = i/2। तो n को वापस से 8 ले लिया, सेम चीज़ होगी। पहला जब तक पहली बार जब ये रन करेगा तो वो 8 होगा, दूसरी बार होगा तो 4 हो जाएगा, तीसरी बार रन करेगा तो 2 हो जाएगा, चौथी बार रन करेगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है तो इसलिए ये 5वीं बार भी रन करेगा और हाफ हो जाएगा, तब ये लूप से बाहर आएगा। तो 4 + 1 ही हो रहा है, 3 + 1 + 1। एंड अगर i = i/2 देखता है तो भी हम सेम चीज़ करेंगे, log 8 बेस 2 +1 +1, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी है, एक बेसिक एग्जांपल से समझा गया है। अगर n/2 से n तक जाना है और i++ कर रहे हैं तो n/2 बार रन करेगा, +1 +1 फॉर ब्रेकिंग कंडीशन, ठीक है। इसको भी समझ सकते हैं, n को कुछ भी एग्जांपल में ले लो, जैसे 8 ले लो, ठीक है। तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 देन 5 देन 6, ठीक है। 4 + 1 5 + 2 6 + 3 7 + 4 8, ठीक है। 8 तक पहुंच के ब्रेकिंग कंडीशन के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। नाउ ये भी n/2 +1 +1 के फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें 4 + 1 5 बार ऐड करना पड़ा। एंड 8/2 क्या होता है, 4, ठीक है। 4 + 1 +1। नेक्स्ट, ये देखो एल्गोरिदम एग्जाम्पल, i को 1 से n तक लिया, j को भी 1 से n तक लिया और j स्क्वायर से किया। j स्क्वायर में क्या होता था, log n बेस 2 +1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेकिंग कंडीशन है फॉर लूप में तो एक और +1 ऐड करेंगे। लेकिन राइट VITAP के लिए हम log n बेस 2 +1 ही करेंगे और ऊपर वाले n के लिए भी हम सिर्फ n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट VITAP के लिए क्या हो जाएगा, n × log n बेस 2 +1,
ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे किसको, फॉर लूप वाले के लिए क्या होगा n+1, उसको ऐड कर दिया, एंड दूसरे फॉर लूप के लिए क्या होगा log n+1+1, उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन वो पहले फॉर लूप के अंदर है तो उसे n से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, नेक्स्ट ये देखो 1 से n तक जा रहा है, इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, तो आई गेस ये सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, फॉर 1 से n तक जा रहा है, जे i+1 से, मतलब i के बाद से स्टार्ट हो रहा है। i जैसे जैसे बढ़ेगा जे उसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जे भी वैसे वैसे बढ़ेगा, लेकिन हम i जैसे जैसे बढ़ रहा है मतलब क्या है, मतलब वो लूप के एंड की तरफ जा रहा है, तो जे भी लूप के एंड की तरफ जा रहा है, और वो भी i से एक स्टेप आगे बढ़ के। ठीक है, और यहाँ पर भी नॉर्मल i++ और j++ ही है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट फॉर लूप n तक चल रहा है तो n+1 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, सेकेंड फॉर लूप i+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये n, देन जैसे ही i 1 से बढ़ेगा तो ये n-1 टाइम्स रन करेगा, i फिर से 1 से बढ़ेगा तो ये n-2 टाइम्स रन करेगा। इस तरह से, मतलब i n+1 है तब ये n है, i n हो जाएगा तो ये n-1, i n-1 हो, ये n-2, इस तरह से, क्योंकि ये एक स्टेप आगे से काम कर रहा है, तो ये डेस्टिनेशन पर एक स्टेप पहले पहुंचेगा, i बाद में पहुंचेगा, इसलिए अगर i n है तो ये n-1 होगा। ठीक है, और उसके बाद राइट VIT है। ठीक है, तो देखो इसमें n से मल्टीप्लाई, n+1 से मल्टीप्लाई, n से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो चीज़ फॉर लूप में कैरी ऑन हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये i के आगे से चल रहा है, तो और ये एक -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्रेकिंग कंडीशन के लिए i पहले फॉर्मूला लूप में भी n की बजाय n+1 लिखा था, ऐसे ही हमने दूसरे फॉर लूप में n-1 की बजाय n से स्टार्ट किया था। तो इसको फिर हम, क्योंकि दूसरा फॉर लूप जो है वो पहले फॉर लूप के एक स्टेप कम में चलेगा ना, तो जब राइट VIT पे टाइम आएगा तो हम ऑलरेडी n-1 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। ठीक है, और इसी को फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एल्गोरिदम फैक्टोरियल का एल्गोरिदम लिखना है। n इज़ इंटीजर नंबर, अगर n 1 है तो रिटर्न 1 करो, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। इस तरह से एल्गोरिदम है। ठीक है, सो केस 1 क्या रहता है, अगर n 1 ही हो जाता है तो पहला इफ़ एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद वाला जो रिटर्न 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, t(1 = 2), नहीं तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो n इंटू फैक्टोरियल, मतलब रिकर्सिव कॉल हो रहा है। फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती, फैक्टोरियल ऑफ n की t(n) थी, फैक्टोरियल ऑफ n-1 की t(n-1) हो जाएगी। तो 1 + 1 पहले दो तो एग्जीक्यूट होंगे, भले ही बाद में हो, जब क्योंकि कम होता जाएगा, कभी ना कभी तो वो 1 के इक्वल होगा ना n, इसलिए 1 + 1 प्लस t(n-1), ये एक रिकर्रेंस रिलेशन बन गया। अब एक सवाल ये आ सकता है जो कि है n इंटू t(n-1) क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले ये देखो कि हम एक रिकर्रेंस रिलेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा फैक्टोरियल ऑफ n-1 आया तो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे एल्गोरिदम में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब है। ठीक है, भले ही यहाँ पे ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्ट हो, जो भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस फंक्शन को वापस से कॉल करें तो हमें फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि वो फंक्शन वापस से कॉल हो रहा है, तो हम उस फंक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन था उसको लिखेंगे। ओके, ये बात है। और ये अगर हमने यहाँ पर n लिख भी दिया ना तो वो ओवरऑल जो रिकरेंस रिलेशन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि n जो है वो वेरिंग है, चेंजिंग है। ठीक है, अभी n-1 है, n-2 होगा, वो उस तरह से चेंज होता रहेगा। तो हम ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि भाई हम n से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, मैं बोलूँगा कल को कि हम तो n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो
इसीलिए हम फंक्शन को देख रहे हैं, हम एल्गोरिदम को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि वो रिटर्न क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम जनरल वैल्यूज़ को देख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को नहीं देख रहे हैं। ओके, नाउ हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, वो बाद में आएगा। पहले हम इसको बेसिक तरह से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम पहले ये वाला मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको कहते हैं हम सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा रिकरेंस रिलेशन है टी एन इज इक्वल टू 2 + टी ऑफ n - 1। ठीक है, अब टी ऑफ n-1 को जैसे हमने टी एन को लिखा 2 + टी ऑफ n-1, सिमिलरली इसी तरह से हम टी ऑफ n-1 को लिख सकते हैं 2 ऑफ टी ऑफ n-2। ऐसे ही आगे एक्सपेंड करेंगे तो 2 + 2 + 2 + टी ऑफ n-3, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हम इसको n-1 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 डॉट 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 टी ऑफ n-1, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस होकर टी ऑफ 1 हो जाएगा। टी ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी? 2। स्टार्टिंग में देखा था टी ऑफ 1 की वैल्यू थी 2 केस 1 में। तो टी ऑफ 1 को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2n। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सम ऑफ ए एंड बी। तो ये रिकरेंस सम हो रहा है, रिकरेंस का मतलब रिकर्सिव सम हो रहा है। अगर n 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न a ऑफ n प्लस आर सम ऑफ a ऑफ n माइनस a कॉमा n-1। यहाँ पर भी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम क्या ऐड करें, क्या हम एल्गोरिदम को देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये रिकर्सिव कॉल लग रहा है। तो लेट से हम आर सम a कॉमा b a कॉमा n को हम कहते हैं tn। तो आर सम ये जो लास्ट में कॉल हो रहा है ये टी ऑफ n-1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें केस 1 देखना पड़ेगा। अगर 0 हुआ तो 2 बार रन होगा, एक बार इफ़ के लिए, एक बार रिटर्न के लिए। तो केस 1 है n = 0, टी ऑफ 0 = 1 + 1 = 2। केस 2 के लिए क्या है, टी एन इज इक्वल टू 1 + 1 + टी ऑफ n-1, टी एन इज इक्वल टू 2 + टी ऑफ n-1। इस तरह से अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि 2 + टी ऑफ n-1 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 + 2 + टी ऑफ n-2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + टी ऑफ n-3। अब हम जो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहे हैं ना, इसको हम n-1 तक भी ले जा सकते हैं, या तो हम इसको घटाते पूरा 1 तक ले जाओ, मतलब 0 तक ले जाओ, घटाते जाओ n-1 n-2 n-3, ऐसे कहीं ना कहीं तो 1 2 3 4 5 6 करते करते वो n तक आएगा, तो n-n हो जाएगा वो और 0 हो जाएगा। एंड हमें जैसा कि पता है केस 1 से टी ऑफ 0 की वैल्यू आती है 2, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 प्लस इस तरह से पूरा ऐड होते होते ये 2 कॉमन 2 प्लस n+2 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा 2 होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरह से एक्सप्रेशन बनाया है। हमने 2 2 को एक्स्ट्रा ऐड किया है, 2 + 2 4 को हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, इसलिए ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। नाउ रिकरेंस ऑफ n इज इंटीजर नंबर। इसके लिए क्या है, अगर n 1 होता है तो 1 रिटर्न करो, एल्स n इंटू रिकर्सन ऑफ n/2। ठीक है, तो पहले केस 1 में देखें, अगर n 1 होता है तो 2 बार एग्जीक्यूट होगा, तो t1 की वैल्यू 2 आएगी। अब हमें क्या करना है, दूसरा रिलेशन लिख के उसको t0 तक नहीं ले जाना है, हमें उसे t1 तक ले जाना है। तो tn इज इक्वल टू 1 + 1 + टी ऑफ n/2। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन आ गया 2 + टी ऑफ n/2। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो टी ऑफ n/4 हो जाएगा। कब होगा, जब एक और 2 ऐड कर देंगे। ऐसी टी ऑफ n/8 हो जाएगा कब, जब एक और 2 ऐड कर देंगे। तो वही हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे माइनस में किया था ऐसे ही इसको एक्सपांड कर रहे हैं। सो हमें 1 तक ले जाना है ना, तो टी ऑफ मतलब 2 पावर में 4 8 16 64 इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये जाएगा n तक।
कहीं ना कहीं तो n पे जाएगा, तो n से n कैंसिल होकर टी ऑफ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 डाल देंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली 2 2 एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब ठीक है 4 एक्स्ट्रा ऐड किया। नहीं, यहाँ पर हमने एक ही 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है, 2 नहीं किए हैं, क्योंकि हमने पहले वाले 2 को भी कंसिडर किया था जब हम एक्सपैंड कर रहे थे। जबकि पिछले एग्जांपल में देखा जाए तो हमने पहले वाले 2 को नहीं कंसिडर किया। ये यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ टी ऑफ n-1 पे फोकस किया और सिर्फ टी ऑफ n-1 को ही एक्सपैंड करते करते हम एक 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम पहले 2 को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। तो नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।